अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपका घर, आपका परिवार, आपका करियर, आपकी पहचान, यहाँ तक कि आपका अपना नाम भी, और उसकी जगह सिर्फ एक नंबर दे दिया जाए, तो क्या तब भी आपकी जिंदगी में कोई मतलब बचेगा? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। एक इंसान के लिए यह सवाल हकीकत था, और उसका जवाब आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। यह कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, एक डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट और एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे अंधेरी जगह में रहकर इंसानियत के बारे में सबसे रोशन सच खोज निकाला। लेकिन कहानी की शुरुआत कैंप से नहीं होती, शुरुआत होती है एक फैसले से। सन 1942, वियना। फ्रैंकल के हाथ में अमेरिका का इमिग्रेशन वीजा है, रास्ता खुला है। वो चाहें तो अभी इसी वक्त हिटलर के कब्जे वाले ऑस्ट्रिया से निकल सकते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप को उम्मीद है कि बेटा बच जाएगा, लेकिन फ्रैंकल हिचकिचाते हैं। एक सवाल उनके अंदर घूमने लगता है, बार बार, नींद उड़ा देने वाला। क्या वो अपने माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ सकते हैं, ये जानते हुए कि जल्द ही उन्हें भी किसी कैंप भेज दिया जाएगा? क्या अपनी नई खोजी हुई थ्योरी को, अपने आने वाले काम को, वो अपने माँ बाप की जिंदगी से ज्यादा वजन दें? इसी उलझन में एक शाम वो घर पर एक संगमरमर का टुकड़ा देखते हैं, मेज पर पड़ा हुआ। पूछने पर पिता बताते हैं, ये उस सबसे बड़े सिनेगॉग की तबाही से मिला है जिसे नाजियों ने जला दिया था। 10 आज्ञाओं की तख्ती का एक टुकड़ा जिस पर हिब्रू में एक सुनहरा अक्षर खुदा है। फ्रैंकल पूछते हैं, कौन सी आज्ञा? जवाब मिलता है, अपने माता पिता का सम्मान करो ताकि तुम्हारी उम्र लंबी हो। उसी पल फ्रैंकल फैसला ले लेते हैं। वो वीजा को यूं ही निकल जाने देते हैं। वो अपने माता पिता के साथ रुकते हैं, ये जानते हुए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अगले ही साल 1942 में फ्रैंकल और उनका पूरा परिवार गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस फैसले से पहले फ्रैंकल कोई मामूली इंसान नहीं थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड को खत लिखा था, और फ्रॉयड इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद फ्रैंकल का एक लेख एक इंटरनेशनल जर्नल में छपवा दिया। उसी उम्र में एक फिलॉसफी वर्कशॉप में उनके टीचर ने उन्हें जिंदगी का मतलब विषय पर लेक्चर देने बुलाया, और उस 16 साल के लड़के ने कहा, यह हम ही हैं जिन्हें उन सवालों का जवाब देना है जो जिंदगी हमसे पूछती है, और हम उन सवालों का जवाब सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार बनकर दे सकते हैं। यह लाइन आगे चलकर उनकी पूरी सोच की नींव बन गई। बड़े होकर फ्रैंकल ने वियना में अपना खुद का यूथ काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया, परेशान नौजवानों के साथ काम करते हुए। फिर सालों तक वो वियना यूनिवर्सिटी क्लिनिक में उन मरीजों के साथ रहे जो आत्महत्या की कगार पर खड़े थे, उन्हें वापस जिंदगी की तरफ लौटाने की कोशिश करते हुए। इसी दौर में उन्हें एक बात बार बार दिखती, ज्यादातर मरीज सिर्फ दवा से नहीं बल्कि यह समझने से ठीक होते थे कि उनकी तकलीफ का कोई मतलब है, कि वो अकेले नहीं झेल रहे। यह अभी सिर्फ एक शुरुआती ख्याल था, कोई पूरी थ्योरी नहीं, लेकिन आने वाले सालों में यही ख्याल उनकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बनने वाला था। 1939 तक वो वियना के इकलौते यहूदी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख बन चुके थे। यानी जब उन्हें कैंप भेजा गया तब वो एक ऐसा इंसान था जिसने पहले ही अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को यह सिखाने में लगा दी थी कि जीने का कोई ना कोई कारण कैसे ढूंढा जाए। अब उसे खुद वही सवाल सबसे भयानक हालात में खुद से पूछना था। अगले 3 साल फ्रैंकल 4 अलग अलग कैंपों में रहे, थेरेजिनस्टाट, ऑशविट्ज बिर्केनाउ, कॉफरिंग और टुरखाइम। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी। ऑशविट्ज में अकेले 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन यह कहानी उस भयावहता के बारे में नहीं है जिसे पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है। फ्रैंकल खुद अपनी किताब में लिखते हैं, यह कहानी बड़े हीरो या शहीदों की नहीं है। यह कहानी उस बात के बारे में है जो हर आम अनजान कैदी के दिमाग में हर दिन गुजरती थी। ऑशविट्ज पहुंचते ही फ्रैंकल से सब कुछ छीन लिया गया, उनके कपड़े, उनका सामान और वो पांडुलिपि जो उन्होंने सालों की मेहनत से लिखी थी, जिसे वो अपने कोट के अंदर छुपा कर लाए थे। अपनी पूरी थ्योरी जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहते थे, वो भी छीन ली गई। सारे दस्तावेज छीनने के बाद हर कैदी के पास एक मौका था। वो चाहे तो कोई भी नकली नाम, कोई भी नकली पेशा बता सकता था, क्योंकि अधिकारियों को अब सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी थी, नंबर। ये नंबर उनकी बांह पर टैटू किया गया, उनके कपड़ों पर सिला गया। किसी गार्ड को उनसे कुछ कहना होता तो वो उनका नाम नहीं पूछता, वो सिर्फ उनका नंबर देखता। और हर कैदी उस निगाह से डरता था, क्योंकि उस निगाह का मतलब कुछ भी हो सकता था। इंसान का नाम, उसकी पहचान, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत कुछ घंटों में मिटा दी गई। सवाल ये नहीं है कि वहां क्या हुआ, दुनिया ये जानती है। सवाल ये है, जब सब कुछ छीन लिया जाए तो आखिर में क्या बचता है? यही सवाल अगले हिस्से में हम फ्रैंकल के साथ कैंप के अंदर से देखेंगे। फ्रैंकल बताते हैं, हर कैदी का दिमाग 3 अलग चरणों से गुजरता था। पहला चरण, कैंप में पहुंचने के तुरंत बाद का सदमा। जो कुछ आंखों के सामने हो रहा होता,
दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। एक अजीब सी बेहोशी, जैसे ये सब किसी और के साथ हो रहा हो, जैसे ये असली ना हो। लेकिन असली कहानी दूसरे चरण में शुरू होती है, जब सदमा टूटता है और उसकी जगह एक ठंडी, चुप उदासीनता ले लेती है। फ्रैंकल इसे किसी कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि दिमाग के एक जरूरी बचाव तंत्र की तरह देखते हैं। जब हर दिन भूख हो, ठंड हो, बेइज्जती हो, तो दिमाग खुद को महसूस करना बंद कर देता है ताकि इंसान जिंदा रह सके। शाम को जब कैदी काम से लौटते तो अक्सर बस इतना ही कहते, चलो एक दिन और निकल गया। इससे ज्यादा कुछ महसूस करने की गुंजाइश नहीं बचती थी। फ्रैंकल एक वाकया बताते हैं। कैंप में काम करते हुए बर्फ में माइनस तापमान में एक फोरमैन उन्हें बेवजह गालियां देता है, ताना मारता है। क्या थे तुम, सुअर, बिजनेसमैन? फ्रैंकल, जो कभी वियना में एक सम्मानित डॉक्टर थे, सीधा खड़े होकर जवाब देते हैं, मैं एक डॉक्टर था, एक स्पेशलिस्ट। फोरमैन उन्हें और जोर से पीटता है। बाद में फ्रैंकल लिखते हैं, उस पल में जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी वो मार नहीं थी, वो बेइज्जती थी। किसी ऐसे इंसान से अपनी पूरी जिंदगी का फैसला सुनना जिसे उनकी जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हर सुबह और शाम रोल कॉल होता, घंटों, कभी कभी बर्फ में खड़े होकर गिनती पूरी होने का इंतजार। कोई एक भी कैदी कम या ज्यादा निकल जाए तो पूरी लाइन को फिर से गिना जाता, चाहे कितनी भी देर लग जाए। उस भीड़ में हर चेहरा एक जैसा दिखने लगता था, मुंडे हुए सिर, वही धारीदार कपड़े। फ्रैंकल लिखते हैं, यह अकेलापन एक अलग किस्म का था। हजारों लोगों के बीच खड़े होकर भी हर कोई पूरी तरह अकेला था, क्योंकि हर किसी के पास सिर्फ इतनी ऊर्जा बची थी कि वो खुद को जिंदा रख सके। किसी और के बारे में सोचने की गुंजाइश कम ही बचती थी। लेकिन इसी दौरान छोटी छोटी इंसानियत की झलकें भी मिलती हैं। एक कैपो, जो अपने काम में सख्त था, फ्रैंकल की बात सुनने लगता है, अपनी निजी परेशानियां, अपनी मोहब्बत की कहानियां उनसे शेयर करता है। बदले में वो फ्रैंकल को लाइन के आगे जगह दिला देता है। कभी कभी सूप में से थोड़े ज्यादा मटर निकाल कर दे देता है। लाइन में आगे होने का मतलब था कम बर्फीली मार्च, कम मार खाने का खतरा। इतनी छोटी सी बात कैंप में जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती थी। भूख हर पल दिमाग पर हावी रहती थी। कैदी खाई खोदते खोदते एक दूसरे को अपने पसंदीदा खाने के बारे में बताते, पूरे नुस्खे बताते, जैसे यह किसी दूर के सपने की बात हो। उस दिन का सपना जब वो सब आजाद होकर एक साथ खाना खाएंगे। फ्रैंकल इसे खतरनाक मानते थे। शरीर, जो जैसे तैसे कम खाने का आदी हो चुका था, इन बातों से फिर से तड़पने लगता। रोटी को लेकर भी दो सोच थीं। एक गुट का मानना था, मिलते ही पूरी रोटी खा लो ताकि भूख का एक वक्त तो शांत हो और चोरी होने का डर भी ना रहे। दूसरा गुट, जिससे फ्रैंकल खुद जुड़े थे, रोटी को छोटे छोटे हिस्सों में पूरे दिन बांटकर खाने में यकीन रखता था। दिन में कई बार ठंडी उंगलियों से जेब में रखी रोटी को छूना, उसे थोड़ा तोड़कर मुंह में रखना, फिर बाकी बचाकर रखना। यही एक छोटी सी उम्मीद पूरे दिन को थोड़ा सहने लायक बना देती थी। 24 घंटों का सबसे भयानक पल फ्रैंकल के मुताबिक सुबह की वो सीटी थी, जो अभी अंधेरा होते हुए भी थकी हुई नींद से झकझोर कर जगा देती थी। सूजे हुए पैरों को गीले जूतों में ठूंसना, फिर से उसी दिन का सामना करना। एक रात फ्रैंकल एक साथी कैदी को बुरे सपने से जगाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, फिर अचानक रुक जाते हैं। उन्हें एहसास होता है, कोई भी सपना, चाहे कितना भी भयानक हो, उस हकीकत से बदतर नहीं हो सकता जिसमें वो सब जी रहे थे। और फिर एक पल आता है जो फ्रैंकल कभी नहीं भूलते। ऑनशविट्ज़ पहुंचते ही जो नई फटी पुरानी कोट उन्हें दी गई थी, वो किसी और कैदी की थी, जो पहुंचते ही गैस चैम्बर भेज दिया गया था। कोट की जेब में फ्रैंकल को अपनी खोई हुई पांडुलिपि नहीं मिलती। मिलता है एक यहूदी प्रार्थना पुस्तक का फटा हुआ एक पन्ना, जिस पर सबसे अहम यहूदी प्रार्थना लिखी है। फ्रैंकल इस इत्तेफाक को कैसे समझें? वो इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं, अपने विचारों को अब सिर्फ कागज पर नहीं, अपनी जिंदगी में जीने की चुनौती। धीरे धीरे शरीर टूटने लगता है। फ्रैंकल लिखते हैं, जब शरीर की आखिरी चर्बी भी खत्म हो जाती, कैदी अपने ही शरीर को अपने अंदर से खाता हुआ महसूस करते। हर रात जूं ढूंढते वक्त अपनी ही नंगी देह देखकर फ्रैंकल और उनके साथी सोचते, यह शरीर असल में एक लाश ही तो है। मैं बस उस बड़े मांस के ढेर का एक छोटा टुकड़ा हूं, जिसका कुछ हिस्सा रोज सड़ रहा है, क्योंकि उसमें अब जिंदगी नहीं बची। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल के मन में एक अलग सवाल जन्म ले रहा था। फ्रैंकल एक आंकड़ा बताते हैं, कैंप से जिंदा बचने की संभावना 28 में से 1 थी। तो सवाल ये नहीं था क्या मैं बचूंगा। फ्रैंकल के लिए सवाल कुछ और था, अगर मैं नहीं भी बचा तो क्या इस पूरी तकलीफ का फिर भी कोई मतलब हो सकता है? एक शाम बर्फीले अंधेरे में काम पर मार्च करते हुए फ्रैंकल के दिमाग में अपनी पत्नी का चेहरा आता है। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उस पल उन्हें एक सच समझ आता है, प्यार
किसी को पाने से नहीं आता। प्यार किसी को अपने अंदर, अपनी सोच में, अपनी याद में जिंदा रखने से आता है। और जब तक वो याद जिंदा है, इंसान का जीना बेमतलब नहीं हो सकता, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी हो। फ्रैंकल ने खुद देखा, कैंप में जो लोग सबसे पहले टूटते, मरते, वो जरूरी नहीं सबसे कमजोर शरीर वाले होते। वो होते जिनके पास जीने की कोई वजह नहीं बची होती। एक साथी कैदी ने एक रात सपना देखा कि युद्ध एक खास तारीख को खत्म हो जाएगा, कि वो उसी दिन आजाद होगा। जैसे जैसे वो तारीख करीब आती, उसकी उम्मीद बढ़ती जाती, उसकी आंखों में एक चमक लौट आती। और जब वो तारीख बिना आज़ादी के गुजर गई, कुछ ही दिनों में वो आदमी बीमार पड़ा और चल बसा। डॉक्टरों के हिसाब से मौत की कोई शारीरिक वजह नहीं थी। उम्मीद टूटने के अलावा कुछ नहीं बदला था। फ्रैंकल को नीत्शे की एक लाइन बार बार याद आती, जिसके पास जीने की कोई वजह हो, वो लगभग हर तरह का हाल बर्दाश्त कर सकता है। यहीं से अनजाने में एक नई थ्योरी जन्म ले रही थी। फ्रैंकल को खुद अपनी जिंदगी में इसका एक और सबूत मिलता है। एक अमेरिकी डिप्लोमेट सालों बाद उनसे मिलने आता है। 5 साल से किसी और थेरेपिस्ट के पास इलाज करा रहा। उसका थेरेपिस्ट उसे बार बार यही समझाता रहा था कि उसकी नौकरी से नाखुशी असल में अपने पिता से किसी पुराने गुस्से का नतीजा है। फ्रैंकल ने कुछ ही मुलाकातों में समझ लिया, उस आदमी को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, उसे बस अपनी नौकरी पसंद नहीं थी और उसकी जिंदगी में मतलब की कमी उसी बात से आ रही थी। फ्रैंकल की सलाह पर उसने नौकरी बदली और सालों बाद भी वो खुश था। कभी कभी इंसान को थेरेपी नहीं, बस अपने क्यों की तलाश चाहिए होती है। आखिरकार 3 साल बाद अमेरिकी सेना ने कैंप को आज़ाद कराया, लेकिन फ्रैंकल लिखते हैं, आज़ादी का पहला एहसास खुशी नहीं था, एक अजीब सा सुन्नापन था। इतने सालों तक सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान लगाने के बाद दिमाग को खुश होना भी भूल गया था। खुशी लौटने में हफ्तों लगे, धीरे धीरे, कदम दर कदम, जैसे कोई मशीन बहुत दिनों बाद फिर से चालू हो रही हो। आज़ादी के कुछ दिनों बाद फ्रैंकल कैंप के पास के एक खेत से गुजरते हैं जो रंग बिरंगे फूलों से भरा है। वो रुक जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं। खुला आसमान, चिड़ियों की आवाज़, कहीं कोई कांटेदार तार नहीं, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। उन्हें खुद हैरानी होती है, इतनी खूबसूरती के सामने भी कुछ न महसूस कर पाना। बाद में समझ आता है, यह भी उसी बचाव तंत्र का हिस्सा था। दिमाग को धीरे धीरे फिर से सीखना पड़ता है कि खुशी कैसे महसूस की जाती है, जैसे कोई बरसों बाद फिर से चलना सीख रहा हो। घर लौटकर फ्रैंकल को पता चला, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप, उनका पूरा परिवार कैंपों में मारा जा चुका था। वो पांडुलिपि जो उन्होंने खोया था, वो उन्होंने कैंप में ही भूख और टाइफस बुखार से जूझते हुए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर दोबारा लिखनी शुरू कर दी थी। यही जिद कि किसी दिन इसे पूरा करेंगे उन्हें जिंदा रखने में मदद करती रही जब उनका शरीर बुखार से हार मानने को था। और यही किताब आगे चलकर करोड़ों लोगों तक पहुंची। सिर्फ 9 दिनों में लिखी गई ये किताब आज 24 भाषाओं में 1,20,00,000 से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। अमेरिकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के एक सर्वे में इसे उन 10 किताबों में गिना गया जिन्होंने पाठकों की जिंदगी सबसे ज्यादा बदली। फ्रैंकल ने अपनी पूरी थ्योरी को एक नाम दिया, लोगोथेरेपी। लोगो ग्रीक भाषा में मतलब के लिए। उनका मानना था, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत ना सुख है जैसा फ्रॉयड मानते थे, ना ताकत जैसा एडलर मानते थे। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है मतलब, एक वजह, एक क्यों। फ्रैंकल का मानना था, जब इंसान की जिंदगी में यह मतलब गायब हो जाता है तो एक खालीपन जन्म लेता है, जिसे उन्होंने नाम दिया अस्तित्वगत खालीपन। और यह सिर्फ कैंप की बात नहीं है। फ्रैंकल ने अपनी थ्योरी को इसी खालीपन पर आधुनिक जिंदगी में भी लागू किया। वो एक दिलचस्प चीज की तरफ इशारा करते हैं, संडे न्यूरोसिस। वो उदासी जो हफ्ते भर की भागदौड़ खत्म होने के बाद इतवार की खामोश दोपहर में अचानक महसूस होती है, जब भागने के लिए कुछ नहीं बचता और अंदर का खालीपन सामने आ जाता है। शायद आपको भी ये जाना पहचाना लगे। वो शाम जब काम खत्म हो जाता है, फोन साइड में रख दिया जाता है और अचानक एक सवाल उठता है, यह सब मैं कर किस लिए रहा हूं। वो बोरियत जो पैसे या सफलता से नहीं भरती। फ्रैंकल के अपने सर्वे में अमेरिका के 60% छात्रों ने माना उनकी जिंदगी में यही खालीपन मौजूद है। यूरोप में यह आंकड़ा 25% था। दुनिया जितनी सुविधाजनक होती गई, यह खालीपन उतना ही आम होता गया। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए उसने सालों मेहनत की, लेकिन रात को सोने से पहले एक अजीब सा सवाल उसे परेशान करता है, अगर ये सब मिल भी गया तो फिर आगे क्या। फ्रैंकल कहते, ये सवाल पैसे की कमी से नहीं आता, ये तब आता है जब कामयाबी तो मिल जाए लेकिन उस कामयाबी के पीछे कोई असली वजह ना हो, सिर्फ यह डर हो कि रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। फ्रैंकल इसे एक बीमारी नहीं मानते थे। वो कहते थे, ये सवाल पूछना, ये बेचैन महसूस करना अपने आप में इंसान होने का सबूत है, कोई मानसिक कमजोरी नहीं।
असली खतरा तब आता है जब इस खालीपन को भरने के लिए इंसान गलत रास्ता चुन लेता है। कभी बेवजह की ताकत या पैसे की भूख से, कभी नशे या भोग विलास से, जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उस सन्नाटे को दबा देते हैं, मिटाते नहीं। फ्रैंकल कहते हैं इस खालीपन को भरने के 3 ही असली रास्ते हैं। पहला रास्ता, कुछ बनाना, कुछ करना, कोई काम जिसे आप पूरी शिद्दत से करते हैं, जो आपसे बड़ा हो। दूसरा रास्ता, किसी को या किसी चीज को पूरे दिल से अनुभव करना, खासकर किसी इंसान से सच्चा प्यार करना। फ्रैंकल के लिए प्यार का मतलब था किसी की सबसे गहरी सच्चाई को देख पाना, ये देख पाना कि वो इंसान क्या बन सकता है और अपने प्यार से उसे वहां तक पहुंचने में मदद करना। और तीसरा, सबसे मुश्किल रास्ता, उस तकलीफ के प्रति अपना नजरिया चुनना जिसे आप बदल नहीं सकते। फ्रैंकल एक किस्सा सुनाते हैं। एक बुजुर्ग डॉक्टर अपनी पत्नी की मौत के 2 साल बाद भी गहरे अवसाद में डूबा हुआ था। फ्रैंकल ने उसे कोई सलाह नहीं दी, सिर्फ एक सवाल पूछा, सोचिए अगर आप पहले गुजर जाते और आपकी पत्नी को यह दर्द झेलना पड़ता तो? डॉक्टर ने कहा, उसके लिए यह बहुत मुश्किल होता, वो बहुत तड़पती। फ्रैंकल ने जवाब दिया, देखिए वो दर्द उन्हें झेलना नहीं पड़ा और यह आपकी वजह से हुआ। इसकी कीमत यह है कि अब आपको जीना है और उन्हें याद करना है। डॉक्टर कुछ नहीं बोला, बस फ्रैंकल का हाथ पकड़ा और शांति से चला गया। तकलीफ अपने आप में तकलीफ ही रहती है, लेकिन जिस पल उसे कोई मतलब मिल जाता है वो कुछ और बन जाती है। फ्रैंकल इससे एक और सोच जोड़ते हैं जिसे वो लोगोथेरेपी का मूल नियम कहते हैं। ऐसे जियो जैसे तुम दूसरी बार जी रहे हो और जैसे पहली बार तुमने वही गलती की थी जो तुम अभी करने वाले हो। ये लाइन सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसका मकसद साफ है, हर पल को उतनी ही जिम्मेदारी से जीना जितनी जिम्मेदारी हमें तब आती अगर हमें दोबारा मौका मिला हो। फ्रैंकल इंसान की सबसे बड़ी खासियत को एक नाम देते हैं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। उनका मानना था इंसान सबसे ज्यादा इंसान तभी बनता है जब वो अपने बारे में सोचना भूल जाता है, किसी बड़े मकसद के लिए या किसी और इंसान के प्यार के लिए। खुद को खोजने की सबसे अच्छी तरकीब खुद को भूल जाना है। अमेरिका में लेक्चर देते हुए फ्रैंकल अक्सर एक लाइन कहते, मैं चाहता हूं अमेरिका के पूर्वी किनारे पर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ पश्चिमी किनारे पर एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बने। आज़ादी और जिम्मेदारी उनके लिए एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। अब लौटते हैं उस सवाल पर जिससे यह वीडियो शुरू हुआ था, अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या बचता है? फ्रैंकल का जवाब आज भी उतना ही सच है जितना तब था। जो एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती वो है यह चुनने की आज़ादी कि हम अपने हालात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। बाकी सब कुछ आपसे छीना जा सकता है, यह एक चीज नहीं। फ्रैंकल खुद लिखते हैं, इंसान वही है जिसने ऑशविट्ज के गैस चैम्बर बनाए, लेकिन इंसान वही भी है जो उन्हीं गैस चैम्बरों में सीधी पीठ करके होंठों पर प्रार्थना लेकर दाखिल हुआ। फ्रैंकल की कहानी यह नहीं सिखाती कि तकलीफ अच्छी चीज है या कि हमें दुख ढूंढते रहना चाहिए। वो खुद साफ कहते थे, अगर तकलीफ से बचा जा सकता है तो उसे झेलते रहना मतलब खोजने के नाम पर बेवकूफ़ी है। असली सीख ये है, जो तकलीफ अपरिहार्य हो, जिसे बदला ना जा सके, उसे भी बेमतलब होने की ज़रूरत नहीं। यह वीडियो किसी मोटिवेशनल ट्रिक के साथ ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ एक सवाल के साथ, जो शायद अगली बार जब आपका दिन मुश्किल लगे आपके काम आए। आपकी अपनी ज़िंदगी में अभी इस वक्त आपका क्यों क्या है? अगर यह कहानी आपके अंदर कुछ हिला गई तो फोलियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए फ्रैंकल की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। मिलते हैं अगली कहानी में।